के बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं खुले बाज़ार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करना, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को बाज़ार में क्रय करके भी शोधन कर सकती है। यानी कि आपको जो भी आपके डिवेंचर्स आपने इशू कर रखे हैं लोगों को, आप उनसे वो डिबेंचर्स बाज़ार मूल्य पर ख़रीद लें। और ऐसा तभी कोई कंपनी करती है जब उसे निर्गमन की शर्तों में उसे यह अधिकार पहले से ही प्राप्त हो, यानी कि निर्गमन की शर्तों में इस बात का उल्लेख किया गया हो कि कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को बाज़ार में या बाज़ार से खरीद सकती है। अपने ही ऋण पत्रों को एक कंपनी बाज़ार से तभी खरीदती है जो उसके दो उद्देश्य हों। पहला, ऋण पत्रों को रद्द करना, यानी कि आप उन ऋण पत्रों को खरीदें और फिर उन्हें कैंसिल कर दें। और दूसरा, आप उन ऋण पत्रों को खरीद के उन्हें कैंसिल ना करें, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप उसे ख़रीद लें। क्योंकि आपको ये लगता है कि जो आपके ऋण पत्र हैं उनमें आप स्वयं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई कंपनी अपने ही ऋण पत्रों में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। ये तो ठीक यूँ हुआ कि आपको ऋण इसलिए लेना था क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, और फिर आपने एक समय के बाद अपने ही ऋण पत्रों में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट कोई भी संस्था तभी करती है जब उसके पास पैसा उसकी बिजनेस नीड्स से ज़्यादा हो जाए, यानी कि व्यावसायिक आवश्यकताओं से ज़्यादा हो जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करने का ये तरीका कि खुले बाज़ार से मार्केट रेट पे अपने डिबेंचर्स को ख़रीद ले, ये तभी करती है जब जनरली जो फेस वैल्यू होती है डिबेंचर्स की, या यूँ कहें कि जो डिबेंचर्स की रिडम्पशन की शर्तें होती हैं, चाहे वो फेस वैल्यू पे उनका रिडम्पशन होना हो या प्रीमियम पर होना हो, अगर उन डिबेंचर्स का जो बाज़ार मूल्य है वो अंकित मूल्य से कम पे चल रहा हो, तो ऐसे में इन डिबेंचर्स को खुले बाज़ार से ख़रीद करके रद्द कर देना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। मान लिया आपको डिबेंचर्स का रिडम्पशन 100 वाले डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है 5 रुपये या 5% प्रीमियम पर, यानी कि 105 पर, और उनका बाज़ार मूल्य जो है वो मान लेते हैं 102 चल रहा है। अगर आप ऐसे डिबेंचर्स को बाज़ार मूल्य 102 पर भी ख़रीद के कैंसिल कर देते हैं तो भी आप प्रति डिबेंचर 3 रुपये की बचत कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सम मूल्य पर रिडम्पशन होना हो किन्हीं डिबेंचर्स का, तो उन्हें अगर वो 100 वाले डिबेंचर्स 98 पे, 97 पे, 99 पे मिल जाएं तो भी उन्हें खुले बाज़ार में ख़रीद करके कैंसिल करना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। चलिए खैर, टॉपिक आप समझ चुके हैं। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। जब ऋणपत्र रद्द करने के लिए आप क्रय करें, एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी ने अपने ही 500 ऋणपत्र, जिनमें से प्रत्येक 100 रुपये का है, ऋणपत्र 500 हैं और वो 100 रुपये का है, खुले बाज़ार में आप देखिए 98 रुपये प्रति ऋणपत्र खरीदे गए हैं। तो जाहिर सी बात है फ़ायदे का सौदा है और इन्हें खरीद के तुरंत रद्द भी किया जाना है। तो अब एंट्रीज़ क्या होंगी? देखिए, अपने डिबेंचर जब आप खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज दिस डिबेंचर्स बिलोंग्स टू यू, योर कंपनी, एंड दिस इज़ वाई यू आर डेबिटिंग अ न्यू अकाउंट से एज ओन डिबेंचर अकाउंट, राइट? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, and with the 49,000 you will get 49,000 by multiplying 500 298, right? तो 49,000 आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन देख लीजिए। 500 डिबेंचर्स of ₹100 purchased in the open market at ₹98 per debenture. Then second entry, debentures account debited टू ओन डिवेंचर्स। अब देखिए, डिवेंचर्स को जब आप रिडीम करते थे तो एंट्री क्या करते थे? डिवेंचर्स डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स को बाद में वो पैसा देना होता था ना आपको। बट हियर यू आर नॉट सपोज टू क्रेडिट डिवेंचर होल्डर बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स आर नो मोर देयर इन द सिनारियो। सो अभी नया खाता खुल चुका है जिसका नाम क्या है? ओन डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा या यूँ कहें कैंसिल किया जाएगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट के ज़रिए
So debenture account is to be debited in the second entry to own debentures account. 49,000 and 1,000. This is the amount of profit on redemption of debentures. So this is the new account which is known as profit on redemption of debentures account. This is profit on cancellation बेसिकली. सो अगर आप चाहें तो प्रॉफिट एंड कैंसलेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट बेटर ये है कि बार बार वैरायटी ऑफ अकाउंट्स के नाम आप ना खोलें. एक आपने सुना था लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, या सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और यू कैन से प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ये तब होता था जब आप रिडेम्पशन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इशू की एंट्री कर रहे होते थे और आपको पता चलता था कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है, तो आप पहले ही डेबिट कर लेते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. यहाँ पर इस खाते का नाम है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉफिट एक्सक्लूसिवली विच बिलोंग्स टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आपने उन्हें कम मूल्य पे ख़रीदा है 98 पे, और इस तरह से 2 रुपये प्रति डिबेंचर आपका प्रॉफिट हो गया है. एंड दिस प्रॉफिट इज़ रिलेटेड टू रिडेम्पशंस. तो शोधन पर होने वाला ये जो लाभ है इसका नेचर क्या है, ये पूंजीगत लाभ है. और यदि प्रश्न में कोई पूंजीगत हानि है तो इससे आप पूंजीगत हानि को आप लिखित कर सकते हैं. पूंजीगत हानियाँ जैसे कि इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, और यू कैन से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सब आप इसे राइट ऑफ कर सकते हो. अगर ये राइट ऑफ कर चुके हो फिर भी आपका ये बैलेंस बचा रह जाता है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का, देन बिकॉज दिस is a kind of capital gain, it is to be transferred to capital reserve account. मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे. और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, उसे डेबिट करेंगे और इसे आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, या तो कोई कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे तो भी ये उतने से कम हो जाएगा, और बचा हुआ बैलेंस इसका कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, जो इसका शेष बचेगा, ठीक है, वो चला जाएगा. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय किया जाता है, तो इनके शोधन पर हानि होती है. और आप कहेंगे कि अभी तो आप सर बता रहे थे कि जनरली खुले बाज़ार में हम तभी खरीदते हैं जब इनका बाज़ार मूल्य कम होता है, लेकिन एक ही पर्पज़ नहीं है. कभी कभी पर्पज़ हमारा इन्वेस्टमेंट करने का भी होता है. ये किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा करना पड़ जाए तो एंट्रीज़ क्या होंगी ये जान लीजिए. प्रैक्टिकली ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि ओपन मार्केट में ज़्यादा मूल्य पे खरीदे जाएँ, लेकिन अगर एंट्री करनी हो तो आप एंट्री वही करेंगे, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट यू हैव पेड. ओके, 20,000 के डिबेंचर्स को 21,000 में क्रय करा तो 21,000 ही डेबिट करोगे और 21,000 रुपये आपके पास से जाएंगे बैंक अकाउंट में. देन बैंक अकाउंट से देन यहाँ नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन वही होगा जो ऊपर है. देन आप क्या करोगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट. 21,000 के डिबेंचर थे ओन डिबेंचर. ऐसा नहीं कि आप 20,000 यहाँ पे खाली क्रेडिट कर लो, जितने का खाता डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट होना है. ये जो 1,000 है दिस इज़ द लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. अब ये जो लॉस है ये पूंजीगत हानि है, आप इसे भी राइट ऑफ करोगे. अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है तो आप उसे राइट ऑफ कर लोगे इससे. ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें आता है कि आप ओन डिबेंचर्स को ख़रीदें, लेकिन ये ओन डिबेंचर्स आप ख़रीदें तो उन्हें कैंसिल करने के लिए ना खरीदें, आप उनमें निवेश करना चाहते हैं. यू जस्ट वांट टू रिटेन दोज डिबेंचर्स, योर ओन डिबेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो क्या होता है कि कभी कभी ये कम मूल्य पर मिल जाते हैं तो भी आप ऐसा कर लेते हैं. और एक सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आपको जब आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डिबेंचर्स को अपने पास ही रख लेते हो. आपको इन पे ब्याज देना नहीं पड़ता. अब ब्याज दोगे तो किसे देना होगा, खुद को दोगे क्या? तो ऐसे में आपको ब्याज देना नहीं पड़ता, ब्याज की कोई एंट्री नहीं होती. और जैसे ही आपके पास लिक्विडिटी की समस्या का समाधान हो जाए आप अपने इन डिबेंचर्स को फिर से बेच दीजिए, तो आप जिसको बेचोगे उसको आपको ब्याज देना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे जब भी आप इन ऋण पत्रों को खरीदते हैं तो आप जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, खरीदने के समय ओन डिबेंचर्स अकाउंट की जगह ये ना करके ये खाता डेबिट करते हो, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट. चलो एंट्री करते हैं. उदाहरण नंबर
नेक्स्ट में एक कंपनी ने 50,000 के अपने ही ऋण पत्र 49,000 में निवेश की तरह क्रय किए। अब जैसे लिख दिया निवेश की तरह एज एन इन्वेस्टमेंट, दे बॉट देयर ओन डिवेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट। तो क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और इस प्रविष्टि में क्रय पर लाभ अथवा हानि की प्रविष्टि नहीं होती है, क्योंकि यह ऋण पत्र निवेश की तरह होते हैं, क्रय किए जाते हैं, और निवेश क्रय करते समय लाभ हानि की प्रविष्टि नहीं होती है। ये बात बहुत ध्यान से सुनेगा। देयर इज़ नो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स व्हेन यू आर परचेजिंग योर ओन डिवेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। अपने ऋण पत्रों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में क्रय मूल्य पर दिखाते हैं। सपोज ये 49,000 है तो 49,000 रुपये, और अगर ये 51,000 होता तो 51,000 रुपये। यदि उपरोक्त कंपनी ने कुल 5 लाख के 15% ऋण पत्र निर्गमित किए हुए हैं तो चिट्ठा क्या बनेगा, 5 लाख के हैं डिवेंचर जिसमें से 49,000 के आपने खरीदे खुद के लिए। तो देखिए ज़रा समझिएगा, यही बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग होगा वो पूरा 5 लाख का होगा। इसका नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 में क्या आएगा, हाँ नोट नंबर 1 में आएगा 15% डिवेंचर्स 5 लाख। देन इन द असेट साइड यू कैन सी इन द नॉन करंट असेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विद 49,000। इनमें क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बनाइए, नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, ओन डिवेंचर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 50,000, और इसके आगे लिख दिया जाएगा 49,000। ठीक है, इसे समझ लीजिए। ओन डिवेंचर्स दे आर सपोज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिवेंचर्स ऐसे खरीदे हैं जो मान लिया 10 साल जिनकी टर्म हुआ करती थी और आपने 9th ईयर में ख़रीदा है, तो ये कंफर्म है कि 1 साल बाद इनका रिडम्पशन हो जाएगा। चाहे आपने उन्हें खुद ने ख़रीदा हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तभी भी उनका 1 साल बाद रिडम्पशन तो हो ही जाना है। उनका टाइम अगर 10 साल का है तो 10 साल के बाद आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो अगर 1 साल में ही इसका रिडम्पशन हो जाना है तो ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट के नेचर जैसे हो गए, तो इन्हें करंट असेट में, करंट इन्वेस्टमेंट में शो कर देंगे। और अगर 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के ये डिवेंचर्स रहे तो इन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शो कर सकते हैं। जनरली डिवेंचर्स को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शो किया जाता है अनटिल और अनलेस देयर इज़ एन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट द ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर्स विच इज़ रिमेंड इज़ 1 ईयर ओनली, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे हम आते हैं, गरिमा लिमिटेड। अब ये देखिए पूरा सवाल है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। इलस्ट्रेशन 13, गरिमा लिमिटेड के पास 31 मार्च 2019 को 100 रुपये वाले 2,50,000 मूल्य के रुपए का साइन लगा है। तो ये डिवेंचर्स की संख्या नहीं है, ये इनका मूल्य है, ध्यान रखिएगा। दिस सिंबल ऑफ रूपी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। 100 रुपये एक डिवेंचर की कीमत है और कुल कीमत है 2,50,000, 15% इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये गरिमा लिमिटेड के पास थे मीन्स आपको इसकी एंट्री नहीं करनी, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, थे मीन्स एंट्री हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ट। इस तिथि को कंपनी ने निर्गमन की शर्तों के अनुसार 98 रुपये के मूल्य पर 25,000 रुपये के ऋणपत्र खुले बाज़ार में क्रय किए। अब जितने आपके डिबेंचर्स हैं सारे के सारे आप ख़रीद लें ये ज़रूरी नहीं होता, उसका एक पार्ट खरीद सकते हैं, खरीद पूरे भी सकते हैं, बट आपने एक पार्ट खरीदा और उसका जो मूल्य है वो 25,000 के ऋणपत्र हैं। ध्यान रखिएगा 25,000 में नहीं खरीदा है, 25,000 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स विच आर बीइंग बॉट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट द रेट ऑफ ₹90 ईच। तो आप इससे समझिए कि 25,000 में होंगे कितने डिबेंचर्स। अगर ये 100 वाले हैं तो अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 250 बचेंगे। तो 250 डिबेंचर्स आपने 98 पे ख़रीदे, ठीक है, कितने पे, 98 पे। तो कितना आएगा, 2 रुपये पर डिबेंचर। आप देखिए कम हो रहा है तो अल्टीमेटली 250 गुणे 2 करोगे तो 500 आ जाएगा, वो घटा दो तो 24,500 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे ना 98 को कितने से, 250 से, देन व्हाट विल यू गेट,
इज़ 24,500। तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तब होगी एंट्री जब आप पहले पॉइंट को फॉलो कर रहे हो, यदि ऋण पत्रों का क्रय तुरंत रद्द करने के लिए किया गया हो, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। सो फर्स्ट एंट्री इज़ ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग और फॉर, आप यहाँ बीइंग का इस्तेमाल करो या फॉर का करो, फॉर बेटर होता है, फॉर परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। देखिए बीइंग के साथ मैं बता देता हूँ, गलत नहीं है, ये भी सही है। बीइंग के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और फॉर के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर सही है, लेकिन आप फॉर का इस्तेमाल करते हो तो क्या करना होगा, फॉर ओन डिवेंचर्स परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट, राइट। फॉर कैंसलेशन लिख सको तो और अच्छा है, मतलब नरेशन क्या होगा, फॉर ओन डिवेंचर्स परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट, ओके, एट द रेट 90 ईच, वो भी लिख सको तो और अच्छा। मतलब नरेशन का मतलब होता है फुल डिटेल्स, एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सको। अच्छा चलो सेकेंड एंट्री देखो, 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू ओन डिवेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आप जानते हैं 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हर शेयर पे, क्योंकि 100 रुपये हर डिवेंचर पे, 100 वाले थे 98 पे खरीदें तो 250 खरीदें है ना, 250 गुणे 2 करोगे तो 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट या तो आप इसका इस्तेमाल करते हो किसी लॉस को राइट ऑफ करने में, वो कोई लॉस हमें सूचना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। चलो दूसरा पार्ट, चलो इसी पार्ट में बैलेंस शीट में कैसे करेंगे देख लीजिए। बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे लायबिलिटीज़ में सिक्योर्ड लोन्स, और समझ लेना ज़रा, आपके पास जितने डिवेंचर्स थे वो उनकी कीमत थी 2.5 लाख, मगर उसमें से 25,000 की कीमत की आप खरीद चुके हो ना, कितने 250 डिवेंचर्स, तो 2,500 में से 250 खरीद चुके, तो बचे कितने 2,250, 15% डिवेंचर्स 2,25,000, रेस्ट हैव बीन कैंसल्ड, राइट, रेस्ट 250 हैव बीन कैंसल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे ये घट के आया है 2,250, 2,500 डिवेंचर्स की जगह कीमत भी रह गई घट करके 25,000, 2.5 लाख की जगह 2,25,000। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जनरल में एंट्री क्या होगी, यहाँ होगी एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और कोई एंट्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदते हैं तो प्रॉफिट या लॉस इसकी एंट्री नहीं होती, केवल एक एंट्री जितना आप पे करते हो कम या ज़्यादा डजेंट एनी मैटर, उतने से एंट्री होती है। और बैलेंस शीट में आपके 15 लाख के डिवेंचर्स 2.5 लाख के थे, वो 2.5 लाख पूरा आएगा। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ये ओन डिवेंचर्स हैं, इनकी FV का मतलब होता है फेस वैल्यू, ये 25,000 है, बट इनकी कीमत जो है वो 24,500 है। तो मुझे लगता है कि ये ओन डिवेंचर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो कौन सा, वो मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 38 है। अर्चना लिमिटेड ने 80,000 रुपये अंकित मूल्य वाले 12% ऋण पत्रों का 96 की दर से रद्द करने के लिए खुले बाजार में क्रय किया, जो भुगतान तिथि पर 2% प्रीमियम पर शोधे हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप इन्हें खरीदोगे, ये आपके 96 की दर से आप खरीद पाओगे, तो 4 रुपये का आप प्रति शेयर प्रॉफिट है। और भुगतान तिथि पे जो 2 रुपये का प्रीमियम जो दे था बेसिकली भुगतान तिथि पर, तो वो जो आपका प्रीमियम होगा, अगर वो देखें 2 रुपये प्रीमियम है, यानी कि कुल मिला करके आपको देने कितने थे, वैसे देने होते आपको 102 रुपये, और आपको अभी देने पड़ रहे हैं 96 रुपये। तो प्रति डिवेंचर आपका जो ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है इन्हें कैंसिल करते समय 6 रुपये का हो रहा है। और ये 80,000 की कीमत के थे, अगर आप इन्हें देखें 100 से डिवाइड करें तो इनकी संख्या आएगी 800। तो 800 पर आपको 6 रुपये के हिसाब से फ़ायदा हुआ है। 800 को आप 6 से करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4800। दिस इज़ योर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और इसकी एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे आपको अभी बताया था, ठीक है। क्रय मूल्य तो बड़े आराम से आ ही जाएगा 96 गुणे 800 करके, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है जैसे अभी आपको बताया है। ध्यान से करेंगे तो कर ले जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछेंगे। 39वां जो सवाल है इसमें कहा गया है कि गाज़ियाबाद स्टील कंपनी ने 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र 1 लाख की राशि के जो थे उन्हें निर्गत किया था। तो निर्गत करने की यानी इशू करने की एंट्री करनी नहीं है।
जो कंपनी की इच्छा से किस्तों में सममूल्य पर या खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधनीय है। तो इनमें से 25,000 के ऋण पत्रों को खुले बाजार में 20,000 रुपये क्रय करके और 25,000 के ऋण पत्रों को खुले बाजार में 20,000 ऋण पत्र प्रत्येक 99 की दर से क्रय करके। कुल मिलाकर के मसला यह है कि 25,000 के ऋण पत्रों का शोधन होना है, जिसमें से 20,000 जो हैं वो ऋण पत्र 99 की दर से क्रय करे जाएंगे और जो 5,000 ऋण पत्र हैं वो सम मूल्य पर किस्त द्वारा शोधन करने का उनका निश्चय किया गया है। तो कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्रीज करनी है। 5,000 के ऋण पत्रों का सम मूल्य पर किस्त द्वारा शोधन करेंगे, तो किस्त कौन कौन सी और कितनी कितनी होगी ऐसी कोई सूचना नहीं है और इनका टेन्योर भी नहीं दिया गया है। कि कितने समय के ये डिबेंचर्स हैं। तो डोंट वरी, किस्त का मतलब ये है कि आप उनका पेमेंट करोगे तो आप 5,000 का पेमेंट लमसम ही करोगे, क्योंकि किस्त के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 5,000 का आप वही सामान्य एंट्री करोगे जो होती है डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर करके, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके, और बाकी जो 20,000 का है उसकी एंट्री आप करोगे वैसे ही जैसे कि टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही की जाएगी, एज कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स बाई आफ्टर परचेजिंग देम फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओके, तो ये हो गया। एक सवाल और आपको दिख रहा है, एक टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक है अंशों तथा नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। ये टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में कि आप पुराने डिवेंचर्स को नए अंशों में या नए ऋण पत्रों में कन्वर्ट करते हो या कन्वर्जन की एंट्री आप कर ही चुके हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 40 हैं, 41 हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देखें। जिन क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, 41 अभी मैंने आपको नहीं बताया है, अभी ये नहीं करना है। आप क्वेश्चन नंबर 40 और करो आज, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 43 आप और कर सकते हो, राजेश कंपनी लिमिटेड, ये भी किया जा सकता है, जनरल इंटरेस्ट करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40, 43, 39 और 38, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क इन अकाउंटेंसी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड and hope you guys will be able to solve these questions. Okay, thank you so much.